आज की प्रश्नोत्तरी में आप सबका हमारे बीच में बहुत बड़े वैद्य जी डॉक्टर साहब श्री ललित मोहन शर्मा जी हैं आरोग्य इंडिया से। एक बार ताली बजा के स्वागत करें हमारे भैया श्री ललित मोहन जी का। आप बहुत बड़े वैद्य हैं और वैद्य जी को हम इसलिए लाए आपके बीच में ताकि आप सबकी जो समस्याएं हैं, शारीरिक मानसिक समस्याएं तो कथा सुन के दूर हो जाती हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन चंगा कब? जब भगवान की कथा से आप जुड़ेंगे। लेकिन जो शारीरिक समस्याएं हैं, वो शारीरिक समस्याएं इस तरह से हावी हो रही हैं समाज में कि आज लोगों की सारी कमाई शरीर को स्वस्थ रखने में ही जा रही है। सारा पैसा खर्च हो रहा है और पैसा खर्च होने के बाद भी उचित इलाज मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेते। परंतु हमारा देश रहा है वैदिक देश, जहाँ वेदों की मर्यादाएं और परंपराएं रही हैं। तो हमारे वेद में ही एक है आयुर्वेद। वेद से क्या निकला? आयुर्वेद। हमारे ऋषियों ने खूब रिसर्च किया और हमारे देश की सरकार भी आयुर्वेद को अब प्रमोट करती है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आयुर्वेद को पढ़ करके लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वैद्य बन रहे हैं और सरकार का अच्छा खासा अब ध्यान इस तरफ है कि अब हम लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसी के चलते आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमारे बीच में आज वैद्य जी हैं। स्वागत करेंगे तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत भैया ललित मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत अच्छा हूं और आपने जिस सम्मान से मुझे यहाँ पे बिठाया है उसके लिए आभारी हूं और इस समस्त जनता का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूं। आप कब से वैद्य हैं? कब से आपके पास ये डिग्री आई? देखिए, हमारा ये पुश्तैनी काम है। अगर हम बात करें टेक्निकल पढ़ाई की तो ये तो कोई डिग्री के साथ ही चीज़ें बनती हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 10 साल के अनुभव के साथ मैं इसमें काम कर रहा हूं और हमारा ये पुश्तैनी काम भी है। मेरे फादर साहब भी आयुर्वेद आचार्य हैं। अच्छा। और जब कभी कोई चीज़ पुश्तैनी मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें ब्लड में इन्वॉल्व हो जाती हैं। सही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम आज इस मकाम पे हैं तो इस मकाम के पीछे हमारे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ और योगदान रहा है। तो 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस है उनका। उसी को एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हमने इस कंपनी का फॉर्मुलेशन किया है जिसका नाम है आरोग्य इंडिया। तो आप क्या क्या इलाज होता है आयुर्वेद में? जैसे सबसे बड़ी समस्याएं माताओं के घुटनों की हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि घुटने चेंज ही कराने पड़ेंगे आपको जी। तो क्या आयुर्वेद में बिना घुटने का ऑपरेशन कराए, चेंज कराए, क्या घुटना ठीक हो सकता है? महाराज जी, घुटना चेंज कराना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये जो चीज़ें होती हैं एज फैक्टर के हिसाब से होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि एज से पहले अगर कोई केमिकल कम हो जाता है बॉडी में तो घुटनों के जॉइंट्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म एक विधि होती है। उस पंचकर्म विधि से सारी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है और घुटने को रिप्लेस कराने की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है। ये तो आज की जो एलोपैथ की दुनिया है, सर्जरी के बिहाफ पे जो लोग कमाने का जरिया बना के बैठे हैं, उस बिहाफ पे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जैसा देखते हैं ऐसा वो लोग काट लेते हैं, जबकि इसमें कहीं कोई ज़रूरत होती नहीं है कि इसमें ऑपरेशन की डिमांड आ जाए। तो मतलब ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदों से ठीक कर सकता है। बिल्कुल ठीक कर सकता है जी। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसको ऑपरेशन की आवश्यकता थी बाहर के डॉक्टरों के द्वारा, पर आपने उसे ठीक किया हो? जी, मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जी जिसमें 8 साल से उनके पैर सीधे ही नहीं होते थे और वो हमेशा ना पैर भी ऊपर इस तरीके से मुड़ के आते थे। अगर वो लेटते भी थे तो इस तरीके से आ जाते थे। लेकिन जब हमारी इस प्रोसेस में हमने उनको अपने साथ इन्वॉल्व किया तो लगभग 3 महीने के अंदर में हमने उनको उस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ पे वो अपने पैरों से खुद कोशिश करके खड़े होके वॉशरूम जाने की कोशिश करनी शुरू हो गई थी। जबकि 8 साल से बिल्कुल ये जॉइंट्स ना बंद हो गए थे, जाम हो गए थे, कूल्हा भी जाम हो गया था उनका। वाह जी। तो हमारी जो वृद्ध माएँ हैं जी और जो बहुत सारी माएँ हैं, तो मैंने वैद्य जी से कहा कि
हमारी माँओं का भी उपचार कीजिए और हमारी माँओं का भी ख्याल, क्योंकि एक अच्छे वैद्य के हाथ में यदि बूढ़ा है तो निश्चित मानिए कि उसका बुढ़ापा ठीक ठीक गुजरेगा। यदि आपने जीवन भर खान पान ठीक रखा और फिर किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में खा रहे हैं, अच्छी वैद्य की देखरेख में आप हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। तो हमारे वैद्य जी ने वृद्ध माँओं की सेवा के लिए पहले एक कैंप लगाया था और 2 दिन इन्होंने खूब सेवा की, निःशुल्क माताओं की खूब सेवा की, दवाई दी और माताओं को उसका लाभ भी मिला। आगे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या आप चाहते हैं? महाराज जी, कभी भी किसी रोगी के निदान के लिए उसके 4 लोगों का साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक वो कि जो वैद्य जो काबिल हो, जिसको नॉलेज हो, पहली बात। दूसरा, जो दवाई है वो सही तरीके से होनी चाहिए। तीसरा, जो मरीज जो दवाई खाने की कोशिश करे और खाए दवाई, या उसको अगर परहेज़ बताया जाए तो वो मेंटेन करे। एक बोलते हैं तीमारदार जो दवाई खिलाता है। तो जहाँ ये चार लोगों का समागम हो जाएगा, वहाँ पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ माताओं की, तो माताओं के लिए मैं जैसे पहले आया था आपके पास, ऐसे ही मैं आज आया हूँ और आज कोशिश करके आपसे प्रार्थना करके मांगूंगा कि आप मुझे अगर परमिशन और अलाउ करें तो मैं गौरी गोपाल के अंदर एक हॉस्पिटल खोल दूं जो गौरी गोपाल के नाम से आएगा, आरोग्य इंडिया गौरी गोपाल आश्रम में। और वहाँ पे मैं वृद्धों की भी सेवा करूं। और जो मार्केट के अंदर कोई ओपीडी फीस 1000 रुपये भी ले रहा है, तो वो सिर्फ सारा चैरिटी आपके बिहाफ पे रहेगी और सिर्फ 50 रुपये की ओपीडी फीस के साथ हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। वाह! तो एक हमारी माताओं के साथ आप सबका भी इलाज हो सके बेहतर, उसके लिए भैया का मन है कि गौरी गोपाल में एक छोटी सी जगह जहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, तो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना आवश्यक है कि नहीं? आयुर्वेद में ये फ़ायदा है कि दवाइयाँ फ़ायदा तो करती हैं, पर फ़ायदा नहीं करेंगी तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे हमारे एक गुरु जी हैं, अब तो अति वृद्ध हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है। हमारे गुरु जी को क्या दिक्कत हो गई कि उनको ना दिक्कत थी, कोई पेट में दर्द वर्द था, तो बाज़ार से वो क्या करते कि दर्द की दवाई ले आते हैं और दर्द की दवाई, जब भी उनको दर्द हो तो दर्द की दवाई खा लेते। ऐसे खाते 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 कई साल उन्होंने और दर्द की दवाई खाई। बाद में क्या हुआ, उनकी किडनियाँ फेल होने लग गई जी। क्यों होने लग गई? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वो दर्द की दवाइयाँ खाए तो उससे साइड इफ़ेक्ट हो गया और वो क्या कर दिया कि अब वो पूरे पेट किडनी को ख़त्म कर दिया, लीवर को ख़त्म कर दिया। अब लीवर किडनी के लिए फिर दवाई खाओ, जो कि अब बिगड़ गए हैं, तो इस हद तक बिगड़ गए कि अब सुधरना भी संभव नहीं है केवल एक गलत दवाई को खाने से। इसलिए हम लोग बाज़ार में कहीं भी जाते हैं, दवाई उठा के ले आते हैं, खाते हैं, बोले हमें तो आराम लग गया। वो आराम पल भर का होता है, पर जो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो जान लेगा आपकी, वो आपके जान लेके ही रहेगा। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद पर चलते थे। भैया जी का कहना है कि गौरी गोपाल में एक आयुर्वेदिक छोटा सा हॉस्पिटल हो जहाँ माताओं की सेवा और आने वाले भक्तों की सेवा हो। शायद आपका भी उपचार सही हो जाए और आप भी स्वस्थ हो जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि बस आप बेहतर रहें, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, पैसे भी खर्च कम हो और स्वास्थ्य की गारंटी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। तो आप चाहते हैं कि यहाँ एक हॉस्पिटल हो छोटा सा। पहले भी आपने 2 दिन की सेवा दी थी जी, हम सबको बहुत अच्छा लगा था जी। इसके बाद अब आगे हरी इच्छा, तो आप चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल हो? मैं भी छोटा सा हॉस्पिटल तो चाहता ही था पहले से, कि माताओं को आधी रात को दिक्कत खड़ी हो जाती है। हमारी 300 वृद्ध माताएं हैं ना, 300 से ज़्यादा, आधी रात को वृद्ध माँओं की तबीयत खराब हो जाए। हमारा स्टाफ ही यहाँ कम से कम 250-300 लोगों का है। अब स्टाफ 300 का लगभग, माताएं 300, यहाँ सेवाएं और भक्त यहाँ हज़ारों भक्त रोज़ रहते ही हैं। आप देखते हैं लोग आते हैं जाते हैं, रात को भी आप आएंगे तो यहाँ बहुत लोग सोते हुए मिलेंगे। कब किसकी तबीयत खराब हो जाए, आधी रात को कब ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल होना ही चाहिए। तो भगवान की प्रेरणा से एक अच्छे वैद्य हमें प्राप्त हुए और अब आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा, तो यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ
छोटा सा होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसे बड़ा भी कर लेंगे। और एक हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, हम उस आधार पर चलें जो भारत की मूल परंपराएं थी, हाँ या ना। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारा इलाज है जो आयुर्वेद में है। क्या क्या है आयुर्वेद में? महाराज जी, आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे जो आज की डेट में जो एलोपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे देते हैं कि दर्द की गोली है, जाके खाया हो। जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया था महाराज जी का, तो एलोपैथ में क्या होता है कि उस दवाई की जो कॉस्ट है वो 1.5 रुपये की गोली है, और वो कह देते हैं लाल पत्ते की गोली दे दो, हरे पत्ते की गोली दे दो, पीले पत्ते की गोली दे दो। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे उसमें हो गया डाइक्लोपेरा, उसको आप सर्टेन टाइम के बाद ज़्यादा खाएंगे ना अपनी दर्द को निवारक करने के लिए, तो वो किडनी को ख़राब करना शुरू कर देती है। तो वो जो तथ्य है आपने अभी बताया, जैसा आपने अपनी अभी 2 मिनट पहले चीज़ें ब्रीफ करी, तो वो लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जानकारी के अभाव होने की वजह से मेडिकल स्टोर वाले कोई भी दवाई दे देते हैं। उस दवाई का जो शरीर के ऊपर होने वाला फ़र्क है उसको कोई ना समझ पाता है, ना ही कोई बता पाता है। तो आयुर्वेद के अंदर जब हम कोई भी दवाई खाते हैं, सभी कह देते हैं आयुर्वेद में ना अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। उसका एक जो जैसा भी आपने बताया, आयुर्वेद के अंदर फ़ायदा ना होने की तो कोई सर्कमस्टेंसेस होते नहीं, यानी कि ऐसा कोई सिचुएशन होती नहीं है। होता क्या है कि जिस दवाई को दिया जा रहा है, उस दवाई को बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर वो सही तरीके से नहीं हुई है तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, अदरवाइज तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि आयुर्वेद बनाया ही इसी बेसिस पे है कि वहाँ पे फ़ायदा हो। अब सपोज़ करें हार्ट का पेशेंट है, अर्जुन की छाल दी जाती है, सभी जानते हैं। अगर वो अर्जुन की छाल रोड के साइड में खड़े हुए पौधे से ले ली गई, या उसके पत्ते ले लिए गए, या उसका जो फल आता है उसको ले लिया गया, तो वो फ़ायदा की जगह नुकसान देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी धूल और धुएं से ग्रसित है। और धूल और धुआं जहाँ पे होता है वहाँ पे वो औषधि नहीं कलेक्ट करनी चाहिए, यही आयुर्वेद कहता है। तो हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग गलत तरीके से जो दवाइयाँ चुनने का काम कर लेते हैं। जिन्हें दवाइयाँ मार्केट में मिली, उठाया, उनको कूट पीस के बना के दे दिया। अब दवाई तो ठीक है, क्योंकि वो दवाई का अगर टेस्ट कराओगे तो दवाई ठीक है, लेकिन उसके साथ ना एक नई बीमारी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे धूल और धुआं दोनों से ग्रसित था वो पौधा। तो हमेशा आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जहाँ पे धूल और धुआं दोनों से चीज़ें ना हो, वहाँ से औषधि कलेक्ट करी जाए, उस औषधि का फ़ायदा होता है। मतलब पौधा भी बीमार ना हो जी, क्योंकि पौधा अपने आप में बीमार है और उसकी औषधि बनेगी तो वो और बीमार करेगा। बिल्कुल तो सही। पहली प्राथमिकता तो ये है कि जिस पौधे की औषधि बनाई जाए वो पौधा स्वस्थ हो। पहली बात तो वो पौधा स्वस्थ हो। और ये बात ठीक है कि अर्जुन की छाल बहुत उपयोगी है, तुलसी का रस, तुलसी बहुत उपयोगी है। तो आपके पास क्या क्या इलाज है? महाराज जी, हमारे पास अगर मैं बात करूं, जॉइंट्स पेन आज की डेट में सबसे ज़्यादा माताओं बहनों को हो रहा है। एक जॉइंट्स पेन की समस्या है, जिसे आने वाले टाइम में अर्थराइटिस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक स्थिति होती है। उसके बाद होता है कि बहुत सारे लोगों को किडनी के अंदर दिक्कत शुरू हो जाती है, जिसे लोग डायलिसिस के लिए मूव करते हैं। वहाँ पे हमारे पास पंचकर्मा जैसे प्रोसेस हैं। तो पंचकर्मा के अंदर वो सारी प्रक्रिया होती है जिसमें गौ के पंच तत्व से लेके और उससे होने वाले वो सारी प्रक्रिया पूरी करी जाती है, जिससे शरीर का शोधन किया जाता है। तो जो शोधन किया जाता है, शोधन करने के बाद शरीर का शोधन हो जाए तो उसके बाद बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, आज सबसे ज़्यादा एक बीमारी देखने को मिलती है जी, बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को जी, सफ़ेद दाग हो जाता है। हाँ जी, जिसको भी ये सफ़ेद दाग हो जाता है, वो लड़की हो या लड़का, जी, बेचारा मानसिक परेशानी से जूझने लगता है, जी, क्योंकि वो सफ़ेद दाग कहीं भी जाता है उसका इलाज समझ में नहीं आता। जी। तो ये सफ़ेद दाग का भी कोई इलाज है आयुर्वेद में? महाराज जी, आयुर्वेद में सफ़ेद दाग का परमानेंट इलाज होता है, लेकिन उसको दवाई, जैसे टीबी वाले पेशेंट को अपनी दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे ही सफ़ेद दाग वाले दवाई जो पेशेंट है उनकी दवाई कम से कम 9 महीने खानी होती है। ठीक है, 9 महीने खाएंगे, पर इस बात की गारंटी है कि वो सही होगा? महाराज जी, गारंटी अगर वो हमारे कैंपस में रहते हैं तो गारंटी रहती है, क्योंकि अगर उन्होंने दवाई 4 दिन भी छोड़ दी तो गारंटी नाम की चीज़ नहीं रहती है। लेकिन अगर वो कैंपस में रहते हैं, दवाई प्रॉपर खाते हैं, क्योंकि दवाई खाना ठीक होना, तो गारंटी वहाँ शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद में इसका इलाज है? महाराज जी, इलाज है, इसमें खाने की दवाई भी होती है, लगाने की भी होती है और पीने की भी होती है।
तो आप लोग दवाई खुद बनाते हैं कि बाजार से खरीदते हैं? महाराज जी, हमारा सारा काम अपने हाथ का होता है और हम बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें बाहर की चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है। तो आप खुद दवाइयाँ बनाते हो? जी, हमारा एक बैक एंड टीम है, जिसे फैक्ट्री कहते हैं, जिसे फार्मेसी कहते हैं, तो हमारा सारा काम वहाँ से। आपकी खुद की फैक्ट्री है? जी। दवाइयों की? हाँ जी। तो आपकी दवाई, क्या क्या दवाई है आपके पास? महाराज जी, जैसे आपने सफ़ेद दाग का भी बताया मुझे, ऐसे ही आजकल सिरोसिस बहुत चल रहा है। ये क्या होता है? सिरोसिस ऐसी चीज़ें होती है जो शरीर के ऊपर हल्के हल्के दाने बन जाते हैं, फिर वाइटनेस आती है, खुजाते खुजाते पूरा शरीर ढक जाता है। अच्छा। उसे ना कपड़ा पहना जाता है और ना ही सोया जाता है। मतलब ये स्थिति होती है कि ऊपर से एक मवाद टाइप की चीज़ टपकती रहती है, जैसे राला टाइप, पानी टाइप टपकता पुराने रहता है। जमाने में इसको कोढ़ कहते थे। कोढ़ कहते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कोढ़ में क्या है महाराज जी, मोटी मोटी फुंसियाँ भी हो जाती हैं। इसके अंदर क्या है, मोटी मोटी फुंसियाँ नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी हो जाती हैं। तो वो जो स्थिति होती है वो बड़ी भयानक होती है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास भी है। एक और बीमारी होती है, लोग कहते हैं माता जी निकल आई। जी। तो माता जी निकल आई, ये क्या है? महाराज जी, ये ना शरीर का शोध जिनका नहीं हो पाता है, बुखार आने के बाद ये समस्या अक्सर उन लोगों को आती है। वहाँ पे वो बॉडी के अंदर, चाहे हम आज पुराने ज़माने के हिसाब से फलकन माता बोल दें, मोतिया झाला बोल दें, तो ये उस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसके लिए आयुर्वेद के अंदर गौमूत्र के साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे संजीवनी बटी हो गई, त्रिभुज कीर्ति रस हो गया, इनको देने के साथ धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और वो ठीक हो जाता है पेशेंट, और 1 हफ्ते से ज़्यादा का ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है। तो वो इलाज आपके पास है? जी महाराज जी, आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई। हम तो आज की डेट में बिना ऑपरेशन के पाइल्स भी ठीक कर रहे हैं। पाइल्स और बवासीर, जो आपने सुना होगा, भगंदर बवासीर, तो हमारे बवासीर की भी दवाई आपके पास है? हमारे पास, हम बिना ऑपरेशन के, या जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हुए हैं ऑपरेशन के बाद भी, हम उनको भी ठीक कर रहे हैं। पर बवासीर में मैंने सुना है कि कुछ दाने वाला बवासीर भी होता है। हाँ, उसको हेमरेज, मस्से वाला बवासीर। हाँ, मस्से वाला। जी। जो मस्से होते हैं, इसमें 2 तरीके की बवासीर होती है, एक ब्लडिंग जो खूनी होती है और एक होती है जो मवाद वाली होती है, जिसे पश वाली बोल देते हैं। हमारे पास दोनों की समस्याएं, और जो हेमरेड्स होते हैं जिनको बोलते हैं मस्से होना, वो उसी के साथ एक अलग प्रारूप बनता है, हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट होता है। हम बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर लेते हैं बवासीर को भी। और अगर 4th ग्रेड की भी बवासीर या भगंदर भी कन्वर्ट होती है, हम उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो ये सारी दवाइयाँ आप खुद बनाते हैं? हाँ जी। तो आप ये दवाइयाँ किस आधार पर बनाते हैं? आपको ये किसने बताया कि ये मात्रा इतनी, ये मात्रा इतनी, ये लेना है, ये नहीं लेना? ये किसने आपको, आपके पिताजी ने बताया या वैदिक परंपरा को पढ़ के उसको फॉलो किया? नहीं महाराज जी, मैं बता देता हूँ। जब कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट होती है तो उसका एक बेस होता है। वो बेस है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमने जो सनातन को यूज़ किया है, वहाँ पे एक 5वां उपवेद कहा गया है, जिसे आयुर्वेद कहा गया है। आयुर्वेद एक ग्रंथ है, तो कोई भी चीज़ अगर आयुर्वेद में बनेगी तो वो ग्रंथ के मुताबिक ही बनेगी। चाहे वो सिद्धांत, और वो जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ जो लिखा गया है वो सही है, क्योंकि उस ग्रंथ से ही सारे फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। जी। और वो ग्रंथ आयुर्वेद का जो भी है, उसमें हज़ारों किताब बनी हुई है महाराज जी, और जो 1000 किताब बनी हुई हैं, उन्हीं के बेसिस पे ही कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होती है। उन्हीं के अंदर कॉलेजों से जो बच्चे बाहर निकलते हैं, वही उसके ऊपर शोध करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे फैक्ट्रियां बनती हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो अधिकारी बैठे होते हैं, उसी के बेसिस पे अप्रूवल आती है। कभी भी कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं बना सकता। दवाई बनाने के लिए जो एक संस्था गवर्नमेंट ने दी हुई है, उसे आयुष डिपार्टमेंट कहा गया है। तो आपने जो दवाइयाँ बनाई, वो आयुष डिपार्टमेंट ने चेक की? जो हम दवाई बनाते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं, पहले तो वो आयुष डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद उस पर मोहर लगाता है। मोहर लगाने के बाद हमारी फैक्ट्रियों पे अलाव आती है, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर उसके टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट बनाने के बाद फिर डिपार्टमेंट को उसकी सबमिशन होती है जी। उसके बाद फैक्ट्रियों से माल बाहर आता है हमारा। मतलब सरकार की नज़र रहती है कि आप जो बना रहे हैं वो जी सही है? महाराज जी, सरकार की नज़र के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिनके लाइसेंस उसमें साथ लगाने पड़ते हैं जी। जैसे अभी आयुष की ही अप्रूवल के साथ केमिस्ट होते हैं, जो इस काम को, जो वैद्य होते हैं उन्हें केमिस्ट का ही दर्जा दिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो उनकी देखरेख और उनकी नज़र के साथ ही वो सारी चीज़ों पे काम किया जाता है, और उसके बाद ही उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। आप लोग दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाते हैं? महाराज जी देखिए, हिंदुस्तान की जो जलवायु है, वहाँ पे हिमालय की जो जड़ी बूटी है, केवल वही सक्सेस मानी गई है। बाकी अगर हम बात करें पूर्वांचल की या नॉर्थ की, इन सारी चीज़ों में, पूर्वांचल और सेंट्रल पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ की जड़ी बूटियों को हम लोग अलाव करते हैं। अदरवाइज़ तो जलवायु के मुताबिक ही हमें
वो मौसम के मुताबिक ही हमें सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। सही है। जी। तो अधिकाधिक बीमारियां जो कठिन हैं, जटिल हैं, बड़ी हैं, उन सब का इलाज आयुर्वेद के पास है। तो अच्छा है कि हम सब आयुर्वेद से जुड़ें और स्वस्थ रहें। तो हमारे वैद्य जी, हमारे डॉक्टर साहब अब यहाँ भी एक छोटा सा स्थान बनाएंगे, छोटा सा हॉस्पिटल, और हम सबकी सेवा ये करेंगे। ठीक है। पंचकर्मा क्या होता है? महाराज जी, शरीर के शोध करने के लिए जो पुरानी वेदों की विधि आई हुई है, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था, जिससे उम्र कम करने तक का तकाजा वो लोग रखते थे। उम्र कम कैसे की जाती है? महाराज जी, सबसे बड़ी बात होती है हमारे वैदिक धर्म के द्वारा यज्ञ थेरेपी की जाती है। जब यज्ञ थेरेपी होती है तो उसके बाद फिर योगा थेरेपी होती है, और जहाँ यज्ञ और योगा मिल जाए उसके बाद जब पंचकर्म के थ्रू चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे उम्र रुक जाती है। उम्र बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो बंदा स्वस्थ रहता है, वो जो मरीज है या वो एक आम आदमी है, वो स्वस्थ इतना रहता है कि उसकी उम्र बढ़ती हुई नहीं दिखती है। तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना जो 80 साल के हो जाने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि 50-60 साल के हैं जी। 50 साल के हो जाने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि अभी ये 35 साल के हैं जी। तो यही है कि यदि आपका खान पान बेहतर है, आपने बढ़िया से मेंटेन किया अपने खान पान को, तो आपकी उम्र कम ही लगती है। बहुत लोग हैं जो ध्यान रखते हैं, वो 50 साल के होने के बाद में ऐसे लगते हैं 30 साल के हैं, 20 साल घटा ली अपनी उम्र। तो ये आयुर्वेद में सबको संभव है यदि ठीक ठीक काम किया जाए तो। हम महाराज जी वेट लॉस करने में एक्सपर्ट हैं। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां शुरू होती हैं वो वज़न की वजह से होती हैं। सही है, सही है। और वज़न जो शुरू होता है वो आज की डेट में हमारे घर में जो होने वाला आटा है, गेहूं, वो सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है। हम लोग आज की डेट में हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनका हमने 1 महीने में बिना मेडिसिन के केवल यज्ञ थेरेपी, योग थेरेपी के थ्रू और पंचकर्म के थ्रू 10-10 किलो वेट एक महीने में रिड्यूस किया है। वाह। और 1 महीने में वो फिर दोबारा से रिकॉल नहीं, यानी कि दोबारा से मोटापा नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिक वे में हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं, वो होने वाला वेट रिड्यूस बहुत जल्दी से बॉडी के ऊपर नहीं आता अगर आप उस प्रोसेस को छोड़ भी देते हैं तो भी। अगर आप आज की डेट में हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां कहती हैं कि वेट लॉस में आप ये दवाई खाइए, ये करिए, वो करिए, और लास्ट में क्या होता है कि जैसी दवाई छोड़ेंगे 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वेट वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप योग करेंगे तो आपके शरीर का जो फैट है वो अपने आप बर्न शुरू हो जाता है। जब हम यज्ञ थेरेपी कराते हैं वैदिक धर्म द्वारा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पंचकर्म हम कराते हैं। पंचकर्म में हमारे पास सारी विधियाँ हैं, कम से कम 25 से 30 विधि हमारे पास हैं जिससे हम वेट लॉस करा रहे हैं। एक वर्ड होता है उद्वर्तन करना। उद्वर्तन में हम क्या करते हैं, पेट की मसाज करते हैं। पेट की मसाज करते हैं, वैली फैट को कम कर देते हैं, क्योंकि वैली फैट कम जैसे ही होता है वो दोबारा से इतना इजीली नहीं है कि जहाँ पे योगा और योग दोनों साथ रहते हैं। सही है जी, सुंदर। तो अब बहुत जल्दी आप सब गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के दर्शन के साथ, गौरी गोपाल में अखंड रसोई के साथ, अब आप यहाँ पर एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के द्वारा अपना इलाज भी करवा पाएंगे। तो ये सही है मैया? ठीक है, चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। आप में से किसी का कोई सवाल है? सवाल था? वहाँ ले जाओ। कहाँ बच्चे? राहुल बेटा, बच्चे कहाँ? वहाँ दे दो भैया को। कहाँ? हाँ, बैठिए बैठिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। बैठिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से था, जैसे एलोपैथ में तुरंत रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक दवाएं होती हैं, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि तुरंत रिलीफ के लिए? एलोपैथ का जो बेस बना है वो कहीं ना कहीं अगर आप उठा के देखेंगे तो आयुर्वेद के साथ ही है। आयुर्वेद से ही निकली ये चीज़ें, क्योंकि एलोपैथ आज की डेट में आया है। जिस टाइम पे महाभारत और रामायण हुई थी उस टाइम पे कभी एलोपैथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उस टाइम पे भी शल्य चिकित्सा होती थी तो वो भी आयुर्वेद के थ्रू ही होती थी। कितने लाख, कितने हज़ार करोड़ लोग मरे होंगे, लेकिन उनमें से अगर ट्रीटमेंट होता था तो वहाँ पे भी वही होता था। जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों वहाँ गए हुए थे और उनको किसी चीज़ की नीड जब सुषैण वैद्य ने दी थी संजीवनी मंगा के, वो भी आयुर्वेदी थी। आज की डेट में हम बहुत जल्दी रिलीफ इसलिए मांगते हैं क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है।
अगर हम पैनिक हो जाते हैं कि हाँ मेरे को पेन हो रहा है, हम जो हमारे कोई भी सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी है। अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आयुर्वेद के अंदर हर दवाई का, हर चीज़ का हर एक सॉल्यूशन है कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। मैंने पढ़ा है और देखा है, माधव बाग करके एक आयुर्वेद संस्था है महाराष्ट्र जी, पुणे में जी जो हार्ट जैसे पेशेंट के हार्ट अटैक आने पे भी तुरंत इलाज संभव है। जी। तो क्या अपने पास ऐसी कोई प्रक्रिया है? देखिए, जो प्रोसेस माधव पाक कर रहे हैं, जो प्रोसेस पतंजलि कर रहा है या केराली कर रहा है, ये वही ब्रांड हैं जैसे हम हैं। जैसे हम हैं ऐसे ही वही ब्रांड है। तो जिनके नाम आप हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोसेस आयुर्वेदा का है, और वो आयुर्वेदा का प्रोसेस आरोग्य इंडिया के अंदर भी है, और आरोग्य इंडिया वही प्रोसेस लेके यहाँ पे आएगा। मतलब ये सबको संभव है जो आप पूछ रहे हैं? जी जी, गुरु जी के माध्यम से हमें ये सेवा मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। और किसका प्रश्न है? आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। पीछे ले जाओ, वो वहाँ ले जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, आपने फोन उठाया। हाँ भैया, वहाँ वो पूछो, जाओ। सब बैठ जाइए। राधे राधे। जी। मेरा नाम अवनी है। मेरा प्रश्न ये है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर मैं कि किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लगता है, क्या करे? कि किसी चीज़ में ध्यान लगाने का सोचते हैं तो मन ही नहीं, मन भटक जाता है किसी चीज़ में भी करे तो। अब बताइए, मन भटकता है, इसकी कोई दवाई है? जी बिल्कुल है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13। 13 साल की उम्र है। आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? 50%। 50%। तो मेरी आपको एक सलाह है कि अपना 50% की जगह उसे 2% पे ले आइएगा। जब तक आपका मन विचलित रहेगा मोबाइल के अंदर तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आप पढ़ाई करने के साथ चीज़ें भूलते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते समय आप चीज़ें भूल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो एक डेफिशिएंसी है जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। जहाँ पे आज की डेट में मोबाइल एडिक्टनेस की बात करी जाए, वो सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि हम आपका मोबाइल एडिक्टनेस भी बंद करा सकते हैं। वो हमारी योग और यज्ञ थेरेपी के थ्रू हम कराएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर योगा भी करिए, योगा करिए और अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका मन जरूर लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते आप चीज़ें भूल रहे हैं तो फिर कोई डेफिशिएंसी है, उसके लिए आप हमसे आके संपर्क करिए। अच्छा ये बताओ कि बंदर चंचल होता है? हाँ पर मंदारी उस चंचल बंदर को भी अपने वश में कर लेता है? जी। जैसे नचाता है वैसे बंदर नाचता है। कैसे? मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? मंदारी उस बंदर को बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए मन को कंट्रोल करने की। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, वो चलने की प्रैक्टिस करता है। छोटा जब खड़ा होता पहली बार किसकी प्रैक्टिस करता है? चलने की। बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, बैट चलाने की प्रैक्टिस, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस, रोटी बनाने की प्रैक्टिस। हर चीज़ किससे संभव है? प्रैक्टिस। ऐसे मन को भी वश में करने की प्रैक्टिस करिए, मन भी वश में हो जाएगा। लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मोबाइल से, जैसा कि वैद्य जी ने कहा, दूर रहिए और कथाएं सुनिए। पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए मन कहाँ जा रहा है वहाँ से थोड़ा मन पे ध्यान देना सीखिए। करने से सब होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सब संभव है करने से। ठीक है जी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को ना मतलब शुगर भी है, थायराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई चल रही है मेरी। तो मैं देसी दवाई, शुगर की ना देसी भी दवाई और इंग्लिश दवाई दोनों खाती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें होती हैं। अगर आप दोनों चीज़ें मिक्स करके खा रहे हैं जी तो आपको किसी भी चीज़ से ना कोई रिलीफ नहीं आएगा। अच्छा। आप पहले अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट करिए,
आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं किसकी सलाह पे खा रहे हैं कि दोनों दवाइयाँ मर्ज करके खाएं? नहीं, ऐसा था मेरे ना ये कंधा जी। उठ नहीं रहा, इतना ही उठ पा रहा है बस। जी। तो इसका इलाज कराने में मतलब डॉक्टर के पास गई थी तो जी। उन्होंने शुगर टेस्ट किया था तो मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था जी। पुअर आया था बिल्कुल। तब उन्होंने कहा था कि आपका इलाज ही तब होगा जब शुगर मेंटेन करोगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। तो फिर मैंने देसी दवाई भी खाई थी। देखिए 2 बातें होती हैं। जी। जब हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वो अंग्रेजी दवाइयाँ जो शुगर की होती हैं उन्हें शरीर कंज्यूम कर लेता है, उससे रिलीफ आना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर जो भी होते हैं हमारे वो उसकी दूसरी डोज देना शुरू कर देते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट देते हैं। तो जब ये चीज़ें हफ्ते 10 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलती हैं तो हमारा ना शरीर उस चीज़ का आदी होना शुरू हो जाता है। तो आप एक काम करिए, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों पर जो आप काम कर रहे हैं, आप अपने घर में एक पाउडर बनाइएगा। उस पाउडर में आप 4-5 चीज़ें रखिएगा और आप उसको बना के खाइएगा, जिसमें मेथी दाना रखिएगा, गुड़मार रखिएगा और जामुन पाउडर। गुड़मार एक पौधे की पत्ती होती है, गुड़मार, ठीक है? कहाँ से मिलेगी? ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें करेला, सूखा करेला ले लीजिए और वो करेला आप मार्केट से ना लें, खुद से चराएं, खुद से सुखाएं। और उसके बाद आज की डेट में आप ये देख रहे होंगे जामुन चल रहा है, जामुन। ये 4 चीज़ें आप रखिएगा। जामुन की गुठली, जामुन की गुठली आप इन 4 चीज़ों को पीस के अपने पास रखिएगा और चाहे तो इन चारों का जूस भी पी लीजिएगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और जो आपने बाजू में पेन बताया था, तो आप बाजू के पेन को लेके कितना हाथ उठा पाते हैं? आप बस इतना हाथ उठा पाते हैं। तो आपको कोई चोट लगी है क्या? नहीं। ओके। तो अगर आपको योग नहीं करती है ना तो सब चोक हो गया। जी। भैया योग नहीं करती हो इसका मतलब जी आलसी हो। जी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा योगा पे फोकस करिए। आपके जो शरीर के अंग हैं उनको योगा पे फोकस करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके गौरी गोपाल के अंदर आरोग्य इंडिया हॉस्पिटल, जैसा महाराज जी का आदेश है उसके मुताबिक आ रहा है, तो आप आएँ और अपना ट्रीटमेंट भी करवाएं और उसके लिए महाराज जी को धन्यवाद भी दें। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। एक प्रश्न और है मेरा, मेरे ना तलवों में से बहुत आग निकलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आग निकलती। गुरुजी, देखो सुलग तो नहीं रही है वहाँ। गुरुजी मैं बताऊँ, रात में सोती हूँ ना तो कई बार बर्फ का कपड़ा रख के तब पैर रख के सोती हूँ, इतनी मतलब जलन होती है मेरे। आप अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और एक हफ्ते का नोट करा के और फिर आके हमसे मिलें। चेक कराया था मैंने, कभी मतलब। चलिए अब ऐसा करिए कि वैद्य जी आ रहे हैं, हॉस्पिटल यहीं आएगा तो आप सब चेक करा ही लीजिएगा आके, कोई दिक्कत नहीं। चलो राधे राधे। वैद्य जी आए, आपका और कुछ कहना है आपको? जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा सवाल वैद्य जी से है। वैद्य जी, हमको भी बहुत गैस बनता है और बहुत मतलब रात में सोते हैं तो जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत लेट से सोते हैं, उसके बाद पूरा कमर से लेके पूरा दर्द रहता है जी। और मतलब बहुत ही कष्ट होता है। सुबह 2-3 घंटा के बाद फिर नॉर्मल होते हैं। और जैसे हम बिजनेस करते हैं तो दुकान पे व्यस्तता की वजह से खान पान का कोई टाइमिंग इतना दिन से सही नहीं था, अभी कुछ दिनों से अपना सही से कर रहे हैं। पर डॉक्टर दिखाए थे, पर सही से वो डॉक्टर भी हम सही से नहीं दिखाते हैं, मतलब दिखाने के बाद डॉक्टर जैसे बोले वैसे अपना। देखिए, सबसे पहले अपना खान पान सही करिए। खान पान से स्वस्थ के साथ शरीर के साथ ना आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। पहले थोड़ा फोकस अपने शरीर पे भी करिए। कमाई तो हमेशा चलती रहेगी। नहीं, वो तो जैसे जल्दी उठते नहीं हैं और जल्दी सोते भी नहीं हैं। जी, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास सारे समाधान हैं, आप निश्चिंत रहिए। हमारी तरफ से अगर आप अपने बिजनेस में ज़्यादा व्यस्त हैं तो हमारी तरफ से आपके घर पे योगा क्लासेस दे दी जाएगी। आप जहाँ पे भी रहते होंगे, हमारी तरफ से योगा टीचर आपके घर पे आके आपको योगा कराएगा। और तो योगा यहाँ रहते नहीं हैं, आप चाहे कहीं पे भी रहें। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बस बाकी हर जगह चले जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। बाकी हमें पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी बोलेंगे, हम आपको वो चीज़ें मुहैया करा देंगे। ठीक है, सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का, आप आए, समय निकाला आपने। और अब भक्तों को मन की शांति के लिए कथा और शरीर की शांति के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। खड़े हो जाओ आप पाठक, इनको बात कराओ। क्या है? 1 मिनट जी, बोलिए। महाराज जी प्रणाम। जी। मुझे कोई प्रश्न नहीं करना था आपसे,
बस पहली बार गौरी गोपाल मंदिर देखना था और आपके दर्शन करने थे। दर्शन करके बहुत खुशी हुई है। आज वैद्य जी आए हैं, ये भी चलो सबके लिए बड़ी अच्छी बात है, पर भगवान का मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ। 54 इयर्स मेरी उम्र है और मैं भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ। मुझे छोटी मोटी जैसे कभी सर दर्द या जुकाम हो जाता है तो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस सबसे